15 अगस्त 1947 आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत आज़ाद हुआ। नेहरू ने लाल किले से आज़ादी का ऐलान किया और पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन उस ऐतिहासिक पल में एक आवाज़ गायब थी। वो आवाज़ थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा नेता जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी जंग लड़ी, जिसने अपनी जान पर खेलकर आज़ादी का सपना देखा और अपने खून से इनकलाब की इबारत लिखी। लेकिन जब आज़ादी आई, बोस का नाम इतिहास की किताबों में धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। क्यों? क्या बोस को जानबूझकर भुला दिया गया? क्या उनके विचार और तरीका कांग्रेस को पसंद नहीं था? या फिर बोस की कहानी किसी को असहज करती थी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आज़ादी के दीवाने को उसकी ही मिट्टी में भुला दिया गया और क्यों आज हमें नेताजी को दोबारा याद करने की जरूरत है। वेलकम टू बोरिंग इतिहास, जहां इतिहास कभी बोरिंग नहीं होता। एक शांत सर्दी की दोपहर थी। साल 1897 का एक सामान्य दिन। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित एक शांत से शहर कटक में तकदीर एक नए और शक्तिशाली अध्याय की तैयारी कर रही थी। वो तारीख थी 23 जनवरी, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उसी दिन एक तूफान जन्म ले रहा था। एक ऐसा तूफान जो आगे चलकर उस साम्राज्य को चुनौती देगा जो उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर था। कटक में एक बड़ा पारंपरिक बंगाली घर था, जानकीनाथ भवन। वहीं बोस परिवार अपने नवजात शिशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। ये घर संस्कृति, मूल्यों और भारतीय पहचान की भावना से भरा हुआ था। जानकीनाथ बोस एक सफल और सम्मानित वकील थे और उनकी पत्नी प्रभावती देवी एक धार्मिक और अत्यंत आध्यात्मिक महिला थीं। उनके पहले से ही कई बच्चे थे और ये बच्चा उनके 14 बच्चों में 9वां होने वाला था। जैसे ही घड़ी ने दोपहर के 12:10 बजाए, एक नवजात शिशु की पहली पुकार पूरे घर में गूंज उठी। एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। तब किसी को क्या पता था, न गर्वित पिता को, न स्नेही मां को, और न ही उन ब्रिटिश शासकों को जो उस समय आराम से भारत पर राज कर रहे थे, कि यही बालक एक दिन भारत के इतिहास का सबसे महान क्रांतिकारी बनेगा। सुभाष बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई देती थी, मानो उनकी आत्मा पहले ही कोई बड़ा लक्ष्य चुन चुकी हो। सिर्फ 5 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खिलौनों और खेल में मस्त रहते हैं, सुभाष को अक्सर आईने के सामने खड़े होकर खुद को सलामी देते हुए देखा गया। वो सैनिकों का नेतृत्व करने का अभिनय करते थे। उनमें एक अलग ही गहराई और आकर्षण था, जैसे कोई अग्नि जो चुपचाप लेकिन बेहद प्रबल रूप से जल रही हो। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। ये स्कूल ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा चलाया जाता था। यहीं सुभाष ने पहली बार अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश शिष्टाचार और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को जाना। लेकिन इन सब विदेशी प्रभावों के बीच भी उनकी भारतीय पहचान की जड़ें मजबूत बनी रहीं। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने अनुशासन का अद्भुत उदाहरण दिखाया। वो सुबह जल्दी उठते, घर के कामों में हाथ बंटाते और पढ़ाई में पूरी तरह मन लगाते। उनके शिक्षक उन्हें एक होनहार, गंभीर और उम्र से कहीं अधिक परिपक्व छात्र बताते थे। बाद में सुभाष ने उड़ीसा के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना भी गहराई से विकसित हुई। वे जो किताबें पढ़ते थे, उनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। विशेषकर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। स्वामी विवेकानंद से सुभाष ने आत्मिक शक्ति, आत्म अनुशासन और भारतीय मन और आत्मा की असली ताकत के बारे में सीखा। ये शिक्षाएं उनके साथ जीवन भर रहीं और आगे चलकर उनके नेतृत्व के स्वरूप को गढ़ती रहीं। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते सुभाष के मन में अन्याय के प्रति एक तीव्र घृणा विकसित हो चुकी थी, विशेषकर उस अन्याय के प्रति जिसे ब्रिटिश श्रेष्ठता के नाम पर चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता था कि भारतवासी अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक समझे जाते हैं। उनका हृदय सवालों से जल रहा था। क्यों भारतवासी अपने ही देश में गुलाम हैं? क्यों हमारे नेता अंग्रेजों के सामने झुकते हैं? सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था।
वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी, जो उस समय राज द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान था। वे चाहते थे कि सुभाष कानून और प्रशासन की राह अपनाएं, सिस्टम के भीतर रहकर ऊंचाई तक पहुंचे और समाज में एक सम्मानित स्थान बनाएं। लेकिन सुभाष की योजनाएं कुछ और ही थीं। उनकी मां प्रभावती देवी परिवार की भावनात्मक और आध्यात्मिक रीढ़ थीं। वे बच्चों को भगवद गीता के श्लोक सुनाया करतीं और उनमें कर्तव्य, त्याग और धर्म की भावना जगातीं। सुभाष ने उन्हीं से यह सीखा कि साहस तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वो अंतरात्मा से संचालित हो। हालांकि उनके घर का माहौल परंपरा और निष्ठा को महत्व देता था, लेकिन सुभाष की आत्मा एक उद्देश्यपूर्ण विद्रोह की ओर झुकी हुई थी। साल था 1920। ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर पूरी तरह काबिज था, लेकिन देश की जनता अब जागने लगी थी। विदेशी हुकूमत से थक चुके भारतीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में विरोध की नई लहर में शामिल हो रहे थे। आज़ादी की लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, और इसी राष्ट्रीय चेतना के बीच एक युवा इंग्लैंड से लौटता है। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अभी-अभी इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दिया था, एक ऐसी नौकरी जो न सिर्फ प्रतिष्ठा देती थी बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी। पर सुभाष का कारण साफ था और शक्तिशाली भी। मैं उस सरकार की सेवा नहीं कर सकता जो मेरे देश पर जुल्म करती है। अब 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर। यही निर्णय अगले 2 दशकों में उन्हें भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक अमिट चेहरा बना देगा। नेविगेशन, 1920 से पहले का सफर। इस निर्णय को समझने के लिए हमें उनके जीवन की अब तक की यात्रा को देखना होगा। 1897 में कटक में जन्मे सुभाष बचपन से ही मेधावी और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों, आत्मबल, त्याग और राष्ट्र प्रेम ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वहीं ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के साथ किया गया अपमान उन्हें भीतर तक झंझोरता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुभाष 1919 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गए, ICS की तैयारी के लिए। उन्होंने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, वो भी शानदार अंकों से। लेकिन तभी हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919। अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों ने 1000 से अधिक निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी। ये घटना सुभाष को भीतर तक हिला गई। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को लिखा, दर्दनाक वेरीफाइड, मैं ऐसी अमानवीय और दमनकारी सरकार की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने सेवा में शामिल हुए बिना ही ICS से इस्तीफा दे दिया और 1920 में भारत लौट आए। अंतिम विचार। साल 1920 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो मोड़ था जब एक प्रतिभाशाली युवक एक राष्ट्रीय नायक में बदलने लगा था। ब्रिटिश नौकरी को छोड़कर जनांदोलन से जुड़ना आसान नहीं था, लेकिन सुभाष मानते थे, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। और कांग्रेस ने प्रवेश कर उन्होंने उसी रास्ते पर पहला कदम बढ़ा दिया, जिसका नतीजा आगे चलकर गूंजा पूरे देश और दुनिया में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1930 का दशक का भारत बदलाव की कगार पर खड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम अब एक ऐसी दिशा में बढ़ चुका था जिसे कोई रोक नहीं सकता था, और इस तूफान के बीच खड़ा था भारत का एक सबसे तेजस्वी और करिश्माई नेता, सुभाष चंद्र बोस। बोस, जिन्हें प्रेम से नेताजी कहा जाता था, 1930 के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुके थे। वो एक पूर्व भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे, जिन्होंने अपने देश के लिए एक शानदार ब्रिटिश करियर को छोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य मंच बन चुकी थी, उसमें वो एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भले ही सभी स्वतंत्र भारत का सपना साझा करते थे, विचारधारा में भारी मतभेद थे। और यही विचारधारा का टकराव गांधी जी के शांतिपूर्ण मार्ग और सुभाष बोस के उग्र दृष्टिकोण के बीच भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास की सबसे नाटकीय विदाई की वजह बना। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस का उदय। 1938 तक सुभाष चंद्र बोस खुद को भारत के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर चुके थे। उसी साल उन्हें हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बोस ने मांग की, ब्रिटिश शासन से तुरंत और पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आक्रामक रवैया, भारत का औद्योगिक और सैन्य आधुनिकीकरण, विदेशी ताकतों से सहयोग जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थीं।
हालांकि युवा वर्ग में बोस को जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, विशेषकर महात्मा गांधी, उनके विचारों को बहुत उग्र मानते थे। भले ही दोनों एक दूसरे का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते थे, उनके रास्ते अलग हो चुके थे। 1939 कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में टकराव। 1939 में सुभाष बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस बार विवाद के साथ। गांधी जी ने बोस के खिलाफ अपने पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया, लेकिन एक दुर्लभ विद्रोही मोड़ में बोस ने गांधी समर्थित उम्मीदवार को 203 वोटों से हरा दिया। हालांकि ये जीत ऐतिहासिक थी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गांधी जी ने चुनाव के बाद कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस बयान ने कांग्रेस में एक गंभीर मतभेद को जन्म दिया। कार्यकारिणी, जो अधिकतर गांधी जी के वफादारों से बनी थी, इस्तीफा देने लगी। बोस पार्टी में अकेले पड़ गए, उस पार्टी में जिसके वो अभी-अभी 2 बार अध्यक्ष बने थे। वैचारिक टकराव और अंतर्विरोध। ये मतभेद केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये विचारधारा और रणनीति का था। गांधी जी की दृष्टि, सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष, ब्रिटिश संस्थानों के साथ सहयोग जहां संभव हो, व्यापक असहयोग आंदोलन केवल अंतिम उपाय के तौर पर, आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारों पर बल। बोस की दृष्टि, किसी भी कीमत पर पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश शक्ति का मुकाबला करने के लिए सैन्य तैयारी, विदेशी ताकतों से सहयोग जैसे जर्मनी, इटली, सोवियत संघ, एक केंद्रीकृत समाजवादी भारत, औद्योगिकीकरण और विज्ञान पर आधारित प्रगति। बोस के लिए गांधी जी की नीति बहुत धीमी, बहुत आदर्शवादी और हिंसक औपनिवेशिक ताकत से निपटने के लिए अप्रभावी थी। कांग्रेस से इस्तीफा। एक शत्रुतापूर्ण कार्यकारिणी के साथ काम करने में असमर्थ और अपने सिद्धांतों से समझौता न करने वाले बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ 3 महीने बाद। लेकिन नेताजी का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस उनका साथ नहीं दे सकती थी, तो वो खुद एक नया रास्ता बनाएंगे, जो भारत की तत्काल और निर्भीक स्वतंत्रता की मांग को सही मायनों में दर्शाए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नया राजनीतिक धड़ा बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। नाम क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक? क्योंकि यह भविष्य की ओर देखने वाली क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा का प्रतीक था। शुरुआत में यह स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। बोस चाहते थे कि यह कांग्रेस के भीतर एक उग्र युवा और वामपंथी धड़ा बने। इसके लक्ष्य थे भारत की तुरंत और पूर्ण स्वतंत्रता, भूमि सुधार, मजदूरों और किसानों के अधिकार, औद्योगिक भारत का निर्माण, छात्र, किसान और श्रमिक वर्ग को संगठित करना, एक सशक्त, समतावादी और केंद्रीकृत राष्ट्र का निर्माण। फॉरवर्ड ब्लॉक को बंगाल, पंजाब और देश भर के समाजवादी नेताओं में समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस के रूढ़िवादी नेताओं और ब्रिटिश सरकार को यह खतरनाक लगा। आखिरकार कांग्रेस ने इससे खुद को अलग कर लिया और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया। बोस का वैश्विक स्वतंत्रता अभियान। कांग्रेस छोड़ने और भारत में राजनीतिक अलगाव के बाद भी बोस ने हार नहीं मानी। 1941 में जर्मन और इटालियन खुफिया एजेंसियों की मदद से उन्होंने कोलकाता से नजरबंदी के दौरान एक साहसिक पलायन किया। अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और फिर जापान। यहीं से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और भारत की आज़ादी के लिए सैन्य संघर्ष शुरू किया, लेकिन वो एक अलग कहानी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की विरासत। भले ही फॉरवर्ड ब्लॉक वो राष्ट्रीय ताकत नहीं बन पाया जिसकी बोस ने कल्पना की थी, लेकिन इसने भारतीय राजनीतिक सोच में क्रांतिकारी विचार लाए। आज भी यह एक राजनीतिक दल के रूप में मौजूद है, खासकर बंगाल और दक्षिण भारत में। लेकिन इसकी असली विरासत है नेताजी का साहसिक निर्णय, मुख्यधारा से अलग होकर एक नया रास्ता बनाना। उनका इस्तीफा कोई हार नहीं था, बल्कि एक नए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत थी। अंतिम विचार। सुभाष चंद्र बोस केवल एक राजनेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी योद्धा थे, जिन्हें लगता था कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। 1939 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो वो किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अहंकार के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत के पास समय नहीं है। जो लोग भूखे, दबे कुचले और खामोश थे, वो सिर्फ भाषणों और याचिकाओं के नहीं, एक असली संघर्ष के हकदार थे। फॉरवर्ड ब्लॉक उनका उत्तर था, उनके लिए जो साहसी थे, तेज थे और संघर्ष करने को तैयार थे। नेताजी के शब्दों में, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। और 1939 में कांग्रेस से अलग होकर और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर सुभाष चंद्र बोस ने वो पहला साहसिक कदम उठाया। अंधेरे में उठती एक क्रांति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीर गाथा। ब्रिटिश शासित भारत की अंधेरी परछाइयों में एक क्रांति चुपचाप पनप रही थी।
ये क्रांति सड़कों पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के दिल में जन्म ले रही थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हर मोड़ पर चुनौती दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1941 तक वो ब्रिटिश सरकार के लिए एक कांटे की तरह बन चुके थे। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती दी, कांग्रेस छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सीधे सीधे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उनके भाषण बंगाल से लेकर देश भर में गूंजने लगे। वो कहते थे कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन नेताजी को कोई बंदी नहीं बना सकता था। इसके बाद शुरू हुई स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी और रोमांचक कहानियों में से एक, भारत से नेताजी की रहस्यमयी भागने की योजना, फिर यूरोप और जापान की यात्रा और विश्व भर से समर्थन जुटाकर ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने की तैयारी। घर में नजरबंदी। 1940 के अंत तक बोस कई बार गिरफ्तार हो चुके थे। सरकार को डर था कि वो फिर से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, इसलिए उन्हें कोलकाता स्थित उनके पैतृक घर 38/2 एल्गिन रोड पर नजरबंद कर दिया गया। घर के चारों ओर पहरा था। हर चिट्ठी पढ़ी जाती थी, हर मिलने वाला जांच के बाद ही अंदर आता था। ब्रिटिश सोचते थे कि अब बोस खामोश हो जाएंगे, पर नेताजी तो कुछ और ही सोच रहे थे। भेस बदलकर भागना। जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, भूरा लंबा कोट पहना, गोल चश्मा लगाया और खुद को एक पठान बीमा एजेंट बताकर पेश किया। टूटी फूटी हिंदी में पश्तो लहजे में बोलते हुए उन्होंने अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ घर से निकलने का साहसिक निर्णय लिया। कोहरे से ढकी कोलकाता की सड़कों से होते हुए वो पहरेदारों को चकमा देकर गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे, जो अब झारखंड है। वहां से कालका मेल पकड़कर पेशावर की ओर रवाना हो गए, ब्रिटिश की पकड़ से आजाद। पर असली मिशन अभी बाकी था। अफगानिस्तान पहुंचना, दुनिया के लिए दरवाजा। पेशावर से क्रांतिकारी साथियों और अफगान संपर्कों की मदद से बोस उत्तर पश्चिमी सीमा पार कर अफगानिस्तान पहुंचे। ये इलाका खतरों से भरा था। उन्होंने जियाउद्दीन नाम से एक इतालवी नागरिक का भेष धारण किया और कई हफ्ते काबुल में छिपे रहे। उनका लक्ष्य सोवियत रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचना, जहां ब्रिटेन के खिलाफ माहौल बना हुआ था। सोवियत संघ से होते हुए नाजी जर्मनी। सोवियत खुफिया एजेंसी NKVD की सीमित मदद से बोस रूस में दाखिल हुए। अप्रैल 1941 में वो जर्मनी के बर्लिन पहुंचे, नाजी शासन के केंद्र में। जर्मन अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि बोस के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन को कमजोर किया जा सकता है। हालांकि बोस नस्लीय विचारधारा को नहीं मानते थे, पर उन्होंने कहा कि राजनीति अजीब साथियों को जन्म देती है। अगर हिटलर ब्रिटेन से लड़ रहा है तो ये मौका भारत की आजादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री इंडिया सेंटर और इंडियन लीजन। बर्लिन में बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो के जरिए भारतवासियों को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने इंडियन लीजन बनाई, जिसमें करीब 3000 भारतीय सैनिक थे, जिन्हें जर्मनी ने उत्तरी अफ्रीका में पकड़ा था। बोस ने उनसे कहा कि तुम किसी विदेशी शक्ति के लिए नहीं, भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हो। 1942 में बोस हिटलर से मिले और भारत की आजादी पर एक सार्वजनिक घोषणा की मांग की, पर हिटलर ने उसे ठंडे तरीके से नकार दिया। बोस समझ गए कि जर्मनी से भारत पर हमला करना कठिन होगा। अब उनकी नज़र जापान पर थी, जहां ब्रिटेन के खिलाफ जंग जोरों पर थी। सबमरीन से जापान की यात्रा। जर्मनी से जापान। जापान जाना आसान नहीं था। समंदरों पर मित्र देशों का कब्जा था और हवाई मार्ग संभव नहीं था। फरवरी 1943 में बोस जर्मनी के कील शहर से जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। वो अटलांटिक, अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर पहुंचे। वहां जापानी पनडुब्बी I-29 से ट्रांसफर किया गया, जो जर्मन जापानी सैन्य सहयोग का एक अनोखा उदाहरण था। मई 1943 में नेताजी जापानी नियंत्रित दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे। जापान में स्वागत और INA का गठन। जापान ने बोस को ब्रिटेन के खिलाफ एक सामरिक साथी के रूप में स्वीकार किया। सिंगापुर में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व संभाला, जिसे पहले रास बिहारी बोस चला रहे थे। INA में भारतीय युद्धबंदी, प्रवासी भारतीय और स्थानीय समुदाय शामिल हुए। अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई धुरी देशों ने मान्यता दी। उनका नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
आईएनए ने जापानी सेना के साथ बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश किया और अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराया। ये भाग की गाथा एक विरासत बन गई। नेताजी की ये भागदौड़ महज एक पलायन नहीं थी, ये उनकी क्रांतिकारी रणनीति, साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक थी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य, केवल भारत के लिए। उनकी ये यात्रा कोलकाता से लेकर काबुल, बर्लिन, टोक्यो और सिंगापुर तक औपनिवेशिक विरोध के इतिहास में एक अनूठा अध्याय है। अंतिम विचार। जब पूरा देश ये सोच रहा था कि आज़ादी मांगने से मिलेगी, नेताजी ने दिखाया कि आज़ादी छीननी पड़ती है। उनका भागना किसी डर से नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो वो बाहर से लड़ना चाहते थे। आज भी उनकी ये गाथा हर उस भारतीय को प्रेरित करती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। नेताजी भागे नहीं थे, वो लड़े थे। भारत की आज़ादी की लंबी, दर्दनाक लड़ाई में कुछ अध्याय इतने साहसी, प्रेरणादायक और क्रांतिकारी हैं कि वे इतिहास के पन्नों में चमकते हैं। ऐसा ही एक अध्याय है आज़ाद हिंद फौज का। एक ऐसी सेना जो किसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता की हिम्मत और उन सैनिकों की देशभक्ति से बनी जिन्होंने जिंदगी से ऊपर आज़ादी को चुना। वो दूरदर्शी नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और आज़ाद हिंद फौज थी उनका वो हथियार जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। दुनिया युद्ध में एक सुनहरा मौका। 1940 के दशक की शुरुआत में पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। ब्रिटेन एक और यूरोप में हिटलर से लड़ रहा था, दूसरी ओर जापान से, और फिर भी भारत पर उसका शासन बेरोक-टोक चल रहा था। लेकिन इस युद्ध में नेताजी ने देखा एक ऐतिहासिक अवसर। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। उन्हें पता था कि ब्रिटिश अब कमजोर हैं। अगर इस समय भारत एक सैन्य विद्रोह खड़ा कर दे तो आज़ादी एक सपना नहीं, हकीकत बन सकती है, वर्षों बाद नहीं, अब। बोस का दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचना। 1941 में भारत से उनके साहसी पलायन के बाद नेताजी अफगानिस्तान, सोवियत संघ और फिर जर्मनी होते हुए अंततः 1943 में जापान के कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने हजारों भारतीय युद्धबंदियों को देखा। ये वे सैनिक थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे और जिन्हें जापानी सेना ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा में पकड़ लिया था। पर ये आम सैनिक नहीं थे, ये थे भारतीय। और नेताजी ने उनमें देखा एक आज़ादी की आग। आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत नेताजी से पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी सहयोग से युद्धबंदियों को एकत्र कर एक नई सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज। उनका उद्देश्य था ब्रिटिशों से लड़कर भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन जापानी अफसरों से मतभेद और राजनीतिक नेतृत्व की कमी के चलते यह पहली कोशिश विफल हो गई। 1943 की शुरुआत तक आज़ाद हिंद फौज बिखर चुकी थी, नेतृत्वहीन और दिशाहीन। परंतु सब कुछ बदल गया जब नेताजी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे। उनके पहुंचते ही वहां की भारतीय जनता में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उनके भाषणों, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व ने इस आंदोलन को एक नया जीवन दिया। 4 जुलाई 1943 को नेताजी ने औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उनका पहला कदम था इसे एक अनुशासित, प्रोफेशनल और वैचारिक सेना में बदलना। उन्होंने इसे 4 ब्रिगेडों में संगठित किया: गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। महिलाएं भी शामिल हुईं और नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, आधुनिक इतिहास की पहली महिला युद्ध इकाइयों में से एक, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन यानी लक्ष्मी सहगल ने संभाली। अब भारतीय पुरुष और महिलाएं पहली बार ब्रिटिश झंडे के नीचे नहीं, बल्कि अपने तिरंगे के नीचे लड़ने को तैयार थे। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने ऐतिहासिक घोषणा की, हम सिर्फ एक फौज नहीं बना रहे हैं, हम एक सरकार बना रहे हैं। सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। इस सरकार की अपनी मुद्रा थी, अपने पोस्टल टिकट थे, अपने मंत्री थे। जापान, जर्मनी, इटली सहित कई देशों ने इसे मान्यता दी। नेताजी ने स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ एक बगावती फौज नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की आधिकारिक सेना है। आज़ाद हिंद फौज का भारत की ओर कूच। 1944 में जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत की ओर सैन्य अभियान शुरू किया। वे बर्मा के रास्ते मणिपुर और नागालैंड में घुसे। मणिपुर के मोइरांग नामक कस्बे में उन्होंने तिरंगा फहराया। यह पहला मौका था जब भारतीय भूमि पर किसी भारतीय बल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भारी संघर्ष का सामना करना पड़ा।
आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि संसाधनों और हथियारों की भारी कमी, भयानक मॉनसूनी मौसम, स्थानीय समर्थन की कमी और जापान की लगातार हारें। 1945 के मध्य तक जैसे जैसे जापान युद्ध हारने लगा, आज़ाद हिंद फौज का अभियान भी धड़ाशाही हो गया। हजारों सैनिक गिरफ्तार हुए। लाल किले के मुकदमे, एक क्रांति की चिंगारी। फौज की हार के बाद ब्रिटिशों ने आईएनए के अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा चला। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चला, पर ब्रिटिशों की उम्मीद के उल्टे इन मुकदमों ने जनता में भय नहीं बल्कि क्रांति की चिंगारी जगा दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ नेताजी और आईएनए के समर्थन में उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन हुए, यहां तक कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों ने भी बगावत शुरू कर दी। इन मुकदमों ने आईएनए को राष्ट्रीय नायकों में बदल दिया। ब्रिटिश समझ गए थे कि अब उनका शासन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। अब डर केवल गांधी के असहयोग आंदोलन से नहीं था, अब उन्हें डर था नेताजी की सैनिक क्रांति से भी। आईएनए की विरासत। चाहे आजाद हिंद फौज युद्ध में न जीत पाई हो, पर उसका असर ऐतिहासिक था। ब्रिटिश की अजेयता का भ्रम टूट गया, धार्मिक और क्षेत्रीय एकता को नई ताकत मिली। 1946 के नेवी विद्रोह में इसकी प्रेरणा दिखी। ब्रिटिशों को सत्ता हस्तांतरण के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जब भारत को आजादी मिली, ने खुद माना कि आईएनए और सैन्य विद्रोह के डर ने ब्रिटिशों को भारत छोड़ने पर विवश किया, केवल गांधी के आंदोलनों ने नहीं। अंतिम विचार। आजाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक सपना था, एक आंदोलन था, भारत की आजादी का प्रतीक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो साहसी निर्णय लिया, एक सेना खड़ी करने का, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का और डर की जगह जोश से लड़ने का, उसने करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। ये केवल सैनिकों की फौज नहीं थी, ये सपनों, आस्था और बलिदान की फौज थी। और भले ही वो युद्ध के मैदान में न जीत सके, वो दिलों में जरूर जीत गए। उन्होंने खून मांगा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने खून दिया और भारत को आजादी मिली। घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से भरे भारत के उत्तर पूर्वी कोने में 1944 में एक तूफान उठ रहा था। ये सिर्फ एक और विश्व युद्ध की लड़ाई नहीं थी, ये वो लड़ाई थी जिसने युद्ध को भारत की सरहदों तक ला दिया। एक ऐसी लड़ाई जहां आज़ादी के सपने देखने वाली आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेनाओं के साथ मिलकर भारत की धरती को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराने की कोशिश की। शारैंड्री, इम्फाल और कोहिमा का ऐतिहासिक संग्राम। मार्च से जुलाई 1944 के बीच लड़ी गई ये लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे भयंकर और खूनी लड़ाइयों में से एक थी, और उन गिनी चुनी बारों में से एक जब भारत की धरती साम्राज्यवादी ताकतों के बीच युद्ध भूमि बनी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और रणनीतियों की नहीं थी, इसमें एक गहरा संदेश छिपा था। कई भारतीय सैनिकों के लिए ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह आज़ादी की लड़ाई थी। नेताजी और आईएनए का सपना। 1943 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच चुके थे और आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले चुके थे। ये फौज भारतीय युद्धबंदियों और स्वेच्छा से जुड़ने वाले देशभक्तों से बनी थी। नेताजी का मानना था कि ब्रिटेन विश्व युद्ध के दौरान कमजोर हो चुका है। उन्होंने इस समय को भारत को मुक्त कराने का सुनहरा मौका समझा। उनके जोशीले भाषणों में एक नारा गूंजता था, दिल्ली चलो। आईएनए ने सिर्फ हथियारों के साथ नहीं बल्कि एक सपने के साथ कूच किया, भारत की धरती पर तिरंगा फहराने का सपना। रणनीति। इम्फाल और कोहिमा क्यों? भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण था, लेकिन पूर्वी सीमा के पार बर्मा यानी म्यांमार पर जापान का अधिकार हो चुका था। योजना थी, जापानी सेनाएं और आईएनए मिलकर बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश करेंगे। इनका पहला लक्ष्य था इम्फाल और कोहिमा के ब्रिटिश बेस पर हमला। अगर ये सफल होता तो बंगाल और असम में विद्रोह भड़काया जा सकता था। इस योजना का नाम था ऑपरेशन यूगो। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत को स्वतंत्र करने का एक राजनीतिक प्रयास था। लड़ाई की शुरुआत मार्च 1944। मार्च 1944 में 3 जापानी डिवीजन और लगभग 15,000 आईएनए सैनिकों ने बर्मा भारत सीमा पार कर इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ता बेहद कठिन था, पहाड़, जंगल, कीचड़, तेज गर्मी, लेकिन सैनिक रुके नहीं। कोहिमा की लड़ाई। 4 अप्रैल 1944 को कोहिमा पर जापानी और आईएनए सेनाओं ने घेरा डाल दिया। ये लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि कोहिमा रिज पर एक टेनिस कोर्ट तक में हाथों हाथ लड़ाई हुई। ब्रिटिश सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने बहादुरी से मोर्चा संभाला। कुछ हफ्तों के भीतर ब्रिटिश ने पलटवार किया और जापानी आईएनए सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
आज उस टेनिस कोर्ट की जगह कोहिमा वॉर सिमेट्री है, जहां वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इम्फाल की लड़ाई। कोहिमा के साथ साथ इम्फाल में भी भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। इम्फाल ब्रिटिश सेना का एक बड़ा सप्लाई बेस था। अगर ये कट जाता तो ब्रिटिश सेना पूर्वी भारत में फंस जाती। आईएनए और जापानी सैनिकों ने कई महीनों तक मोर्चा संभाला, लेकिन बारिश, बीमारियां और ब्रिटिश एयरफोर्स की ताकत के आगे उनका अभियान टूट गया। कई मणिपुरी गांवों में आईएनए का स्वागत हुआ, लोगों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। लोगों को लगने लगा था कि अब भारत आज़ाद होगा, लेकिन अंत में परिस्थितियां विपरीत हो गईं। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन, ब्रिटिश एयरफोर्स की ताकत, टूटी हुई आपूर्ति लाइनें, जापानी सेना में बीमारी और थकान। जुलाई 1944 में जापानी और आईएनए सेनाएं बर्मा की ओर वापस लौटने लगीं। नुकसान और विरासत। ये अभियान जापान की सबसे बड़ी हारों में से एक था। 53,000 से अधिक जापानी सैनिक हताहत हुए। आईएनए को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन इस हार में भी एक ऐतिहासिक जीत छुपी थी। 1857 के बाद पहली बार भारतीय सैनिकों ने भारत में ब्रिटिश से लड़ाई की, उनके लिए नहीं। मणिपुर के मोइरांग में आईएनए ने भारत की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया। नेताजी का दिल्ली चलो भारत की सरहद तक पहुंच गया था और उनके शब्द भारतवासियों के दिलों में गूंजने लगे थे। ब्रिटिश दहशत और आईएनए ट्रायल। भले ही लड़ाई में हार हुई, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। 1945 में ब्रिटिश सरकार ने हजारों आईएनए सैनिकों को गिरफ्तार कर लाल किला ट्रायल शुरू किया। उन्हें गद्दारी का दोषी बताया गया, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। आईएनए के अफसर पूरे देश में नायक बन गए। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में बड़े प्रदर्शन हुए, यहां तक कि 1946 में ब्रिटिश इंडियन नेवी में भी विद्रोह हो गया। अब भारतवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत को नकार दिया था। ऐतिहासिक महत्व। 2013 में ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम ने इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई को ब्रिटेन की सबसे महान लड़ाई करार दिया, वाटरलू और डी डे से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये मानव साहस, जीवटता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भारत के लिए ये राष्ट्रवाद, गर्व और आज़ादी की आग की लड़ाई थी। ब्रिटिश ने लड़ाई जीती, लेकिन भारत का मनोबल हार गया। आईएनए ने दिखा दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य को सिर्फ नैतिक ही नहीं, सैन्य रूप से भी चुनौती दी जा सकती है। अंतिम विचार। इम्फाल कोहिमा की लड़ाई सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं थी, ये भारत की आज़ादी की यात्रा का एक क्रांतिकारी पड़ाव थी। इसने साबित कर दिया, भारतीय अब खुद के लिए लड़ सकते हैं। राष्ट्रवाद अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटिश साम्राज्य अब अजेय नहीं है। आईएनए भले ही दिल्ली ना पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा को झकझोर दिया, एक चिंगारी जला दी जिसे ब्रिटिश अब बुझा नहीं सकते थे। आज़ादी दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1944 में इम्फाल और कोहिमा में उन्होंने कोशिश की, उन्होंने लड़ा, उन्होंने लहू बहाया और एक ऐसी आग जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लौ को और भी तेज कर दिया। 18 अगस्त 1945। जब पूरी दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के बाद सदमे में थी, तभी पूर्वी एशिया से एक चौंकाने वाली खबर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। वे ताइवान में हुए एक विमान हादसे में मारे गए। करोड़ों भारतीयों के लिए ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं थी, ये उस क्रांतिकारी का अंत माना गया जिसने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी थी। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक एक सवाल लगातार उठता रहा, क्या नेताजी वाकई उस विमान हादसे में मारे गए थे, या वो बच गए थे और फिर गुप्त रूप से जिए उस देश से दूर जिसे आज़ाद कराने के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये है उस कथित हादसे की कहानी और उसके बाद शुरू हुई अंतहीन रहस्य की गाथा। आखिरी उड़ान। 18 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अभियान के असफल होने के बाद नेताजी मुश्किल में पड़ गए थे। उन्हें मालूम था कि ब्रिटिश उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने अगला कदम सोवियत संघ तक पहुंचने का सोचा, ताकि वहां से भारत की आज़ादी के लिए सहयोग मिल सके। इसके लिए नेताजी सिंगापुर से रवाना होकर अगस्त के मध्य में साइगॉन यानी वियतनाम पहुंचे। 18 अगस्त की सुबह उन्होंने एक जापानी सैन्य विमान मित्सुबिशी T-21 बॉम्बर में सवार होकर ताइवान के ताईहोकू होते हुए मंचूरिया के डैरियन के लिए उड़ान भरी। कहा गया कि विमान ने ताईहोकू से उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन फेल होने के कारण क्रैश कर दिया। नेताजी बुरी तरह जल गए और उसी शाम एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। जापानी सरकार और नेताजी के सहयोगी हबीबुर रहमान ने भी उनकी मृत्यु की पुष्टि की। बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार ताइपेई में किया गया और उनकी राख को
टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रखा गया, जहां वे आज भी है। राष्ट्र स्तब्ध रह गया। जब भारत में नेताजी की मौत की खबर पहुंची तो पूरा देश सन्न रह गया। बहुत से लोगों ने इस खबर पर विश्वास ही नहीं किया। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक प्रतीक थे, साहस का, बलिदान का और क्रांति का। उनके नारे आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो। ऐसा वीर व्यक्ति क्या बिना किसी गवाही के विदेशी जमीन पर चुपचाप मर सकता है? देशवासियों को यह सब कुछ बहुत रहस्यमयी, अचानक और अस्वाभाविक लगा। पहला संदेह, क्या ये एक बहाना था? जल्द ही अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी झूठी मौत का नाटक रचा, ताकि वे सोवियत संघ पहुंच सकें। कुछ ने कहा वे सन्यासी बनकर गुप्त जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें रूस में कैद कर लिया गया था। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ना तो दुर्घटना की तस्वीरें थीं, ना ही कोई स्वतंत्र जांच की, और ना ही राख की कोई डीएनए पुष्टि। पूरी कहानी बस चंद गवाहियों पर आधारित थी, जिनमें से अधिकतर जापानी अधिकारियों की थी, जो खुद युद्ध हार चुके थे और जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। यहां तक कि महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने भी इस घटना पर संदेह जताया। जांच आयोग और रिपोर्टें। सालों में भारत सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए कई आयोग गठित किए। सबसे पहले बनी शहनवाज समिति 1956 में। आईएनए के एक अधिकारी और सांसद शहनवाज खान की अध्यक्षता में बनी ये समिति विमान हादसे के सिद्धांत को स्वीकार करती है, लेकिन आलोचकों ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसके बाद खोसला आयोग बना गया 1970 में। न्यायमूर्ति जीडी खोसला ने भी विमान हादसे के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि रहस्य बना हुआ है। फिर बनी मुखर्जी आयोग 1999 से 2005 तक। न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी के नेतृत्व में बनी ये अब तक की सबसे विस्तृत जांच थी। ताइवान, जापान और रूस का दौरा करने के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु उस विमान हादसे में नहीं हुई थी। ताइवान सरकार ने स्पष्ट किया कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में कोई विमान हादसा दर्ज ही नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्पष्ट कारण बताए बिना खारिज कर दिया। गुमनामी बाबा सिद्धांत। सबसे विवादित सिद्धांत यह है कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुप्त रूप से रहे। गुमनामी बाबा ने हमेशा चेहरा छिपाकर जीवन जिया। उनके पास नेताजी से जुड़े पत्र, किताबें और सामान पाए गए। उनकी मृत्यु 1985 में हुई। कुछ हस्तलिखी विशेषज्ञों और रिशोधकर्ताओं ने कहा कि उनकी लिखावट नेताजी से मिलती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डीएनए जांच के बाद भी ये रहस्य आज भी विवादों में है। सोवियत संघ से जुड़ी थ्योरी। कुछ रिशोधकर्ताओं का मानना है कि नेताजी युद्ध के बाद सोवियत संघ पहुंच गए थे और वहां या तो कैद कर लिए गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि वो भारत में विद्रोह भड़का सकते हैं, या वे राजनीतिक निर्वासन में रखे गए और भारत सरकार ने भी उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद कुछ आर्काइव्स खोले गए, लेकिन नेताजी के वहां होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि केजीबी की रूसी खुफिया एजेंसी के कई रिकॉर्ड आज भी गुप्त हैं। सरकार की चुप्पी और जनता की जिज्ञासा। सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि नेताजी से जुड़े 300 से अधिक सरकारी फाइलों को दशकों तक गुप्त क्यों रखा गया। 2015 में भारी जन दबाव के बाद कुछ फाइलें सार्वजनिक की गईं, लेकिन अब भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। क्या नेहरू या अन्य नेताओं को सच्चाई पता थी? ब्रिटिश या मित्र राष्ट्रों की ओर से कोई स्वतंत्र जांच क्यों नहीं हुई? इतने वर्षों तक सभी सरकारें चुप क्यों रहीं? विरासत और अनसुलझे सवाल। चाहे नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में हुई हो या नहीं, एक बात स्पष्ट है कि नेताजी आज भी भारतीयों के दिलों में जिंदा हैं। आज भी देश भर में उनकी मूर्तियां, स्मारक और पुस्तकें उनकी वीरता की गाथा सुनाती हैं, लेकिन उनके गायब होने की कहानी आज भी देश को बेचैन करती है। ये मॉडर्न भारत का इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अंतिम विचार। अगर नेताजी की मृत्यु उस हादसे में हुई तो वे एक योद्धा की तरह मरे, आखिरी सांस तक लड़ते हुए, और अगर वे जिंदा रहे तो उन्होंने शायद देश के लिए मौन और गुमनामी का सबसे बड़ा बलिदान दिया। जो भी हो, सुभाष चंद्र बोस एक किंवदंती थे, हैं और रहेंगे, और जब तक ये रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं होता, ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि नेताजी कहाँ हैं। नवंबर 1945 में दिल्ली के दिल में एक ऐतिहासिक कोर्ट ड्रामा शुरू हुआ। लाल किला, जो कभी मुगलों की शान हुआ करता था, अब ब्रिटिश सरकार की ओर से एक ऐसे मुकदमे की अदालत बन चुका था जो भारत की आज़ादी की आखिरी और सबसे जबरदस्त बगावत साबित हुआ। इस बार लड़ाई बंदूकों या नारों से नहीं, बल्कि एकता, गुस्से और देशभक्ति की ताकत से लड़ी गई। ये था आईएनए ट्रायल।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए आज़ाद हिंद फौज के बहादुर अफसरों पर मुकदमा, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये ट्रायल अंग्रेजों ने भारतीय विद्रोह को कुचलने के लिए शुरू किया था, लेकिन इसने पूरे ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारत को आज़ादी की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाया। पृष्ठभूमि: आज़ाद हिंद फौज कौन थी? आज़ाद हिंद फौज का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ये फौज उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जिन्हें जापानी सेनाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध के दौरान बंदी बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस के करिश्माई नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का लक्ष्य था भारत को सैन्य ताकत से आज़ाद कराना। उनका नारा क्या था? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापानी सहयोग से फौज ने 1944 में भारत की सीमा में प्रवेश किया, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी किया। हालांकि अंत में वो हार गई, लेकिन पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया गया, जिसने पूरे देश को जोश से भर दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया: लाल किले में मुकदमा शुरू। जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज के हजारों सैनिक पकड़े गए और भारत लाए गए। उनमें से 3 सीनियर अफसरों को देशद्रोह के आरोप में सार्वजनिक ट्रायल के लिए चुना गया। कर्नल प्रेम कुमार सहगल, हिंदू; कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, सिख; मेजर जनरल शाहनवाज खान, मुस्लिम। अंग्रेजों ने इन्हें जानबूझकर धार्मिक विविधता के आधार पर चुना ताकि ये दिखाया जा सके कि आईएनए बिखरी हुई और गद्दार है, लेकिन उल्टा हुआ। तीनों ने एकता की मिसाल पेश की और पूरे देश को एकजुट कर दिया। ट्रायल नवंबर 1945 में लाल किले के अंदर हुआ। आरोप थे सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ना यानी देशद्रोह, हत्या में सहयोग। लेकिन ब्रिटिश सरकार को अंदाजा नहीं था कि ये ट्रायल एक तूफान की शुरुआत बन जाएगा। ट्रायल जो बन गया राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे ही आईएनए ट्रायल की खबरें फैली, भारत की जनता में उबाल आ गया। सालों बाद पहली बार देश भर में धर्म, क्षेत्र और विचारधाराओं से परे एकजुट आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, मुंबई, मद्रास, हर जगह रैलियां, मार्च, छात्रों की हड़तालें और दंगे हुए। देश भर में गूंज उठा। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लोन, शाहनवाज। क्या खास था इस ट्रायल में? गांधी और कांग्रेस, जो आमतौर पर अहिंसक मार्ग के पक्षधर थे, उन्होंने भी आईएनए का समर्थन किया। मुस्लिम लीग, जिन्ना ने भी आरोपियों के पक्ष में आवाज उठाई। ये दुर्लभ एकता थी। यहां तक कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी के अफसर भी अपनी वफादारी पर सवाल उठाने लगे। ये मुकदमा ब्रिटिश शासन को क्यों हिला गया? 1. विविधता में एकता। तीनों अफसर, 3 धर्म, 3 पृष्ठभूमियां, लेकिन एक लक्ष्य। उनकी एकता ने भारत की असली राष्ट्रभक्ति को उजागर किया, जो किसी पार्टी या मजहब से नहीं बल्कि दिल से थी। 2. जन आंदोलन। ब्रिटिश राज ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ऐसा जन आंदोलन नहीं देखा था। इस बार गुस्सा सिर्फ जनता में नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश सेना में भी था। 3. सैनिक बगावत। 1946 की शुरुआत में ट्रायल की गूंज ने असली विद्रोह को जन्म दिया। फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी ने मुंबई में विद्रोह किया, जो कराची, कोलकाता और मद्रास तक फैल गया। 20,000 से ज्यादा नाविकों ने जय हिंद के नारे लगाए और आईएनए के झंडे ब्रिटिश जहाजों पर फहराए। रेल, पोस्ट, नागरिक सेवाएं सभी समर्थन में उतर आए। अब अंग्रेज समझ गए कि वो भारतीय फौज से ही भारत पर राज नहीं कर सकते। हिलता हुआ साम्राज्य। ट्रायल ने वो सच्चाई उजागर कर दी जो अंग्रेज छुपा रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत भारतीयों की वफादारी पर टिकी थी। अब वही वफादारी टूट रही थी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने बाद में कहा, हमने भारत इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें भारतीय सेना की वफादारी पर भरोसा नहीं रहा। जब सैनिक गोली चलाने से इनकार करें और जनता आईएनए को हीरो माने, तब राज करना नामुमकिन हो जाता है। फैसला और नतीजा। ट्रायल 3 महीने चला। दिसंबर 1945 में कोर्ट ने तीनों अफसरों को देशद्रोह में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन निर्वासन यानी डिपोर्टेशन की सजा सुनाई। लेकिन देश भर के दबाव और ब्रिटिश संसद तक के विरोध के कारण ये सजा लागू नहीं हुई। तीनों अफसरों को रिहा कर दिया गया। ये भारत के लिए प्रतीकात्मक लेकिन बहुत बड़ी जीत थी। आईएनए ट्रायल की विरासत। 1. ब्रिटिश का तेजी से भारत छोड़ना। ब्रिटिश पहले ही WWI के बाद कमजोर हो चुके थे, लेकिन आईएनए ट्रायल ने उनकी नैतिक और सैन्य ताकत भी तोड़ दी। अब उन्हें समझ आ गया कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 2. लाल किला बना राष्ट्रीय प्रतीक। वही लाल किला जहां नेताजी के अफसरों पर मुकदमा चला, अब वहीं जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में तिरंगा फहराया। आईएनए का नारा जय हिंद आज भारत की फौज का अभिवादन बन गया। 3. आईएनए सैनिकों को सम्मान। भले ही आईएनए युद्ध में हार गई थी, लेकिन उनका ट्रायल जीत गया और देश को एक कर गया। बाद में कई आईएनए सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल किया गया। उनकी स्मृति में स्मारक बने। अंतिम विचार। आईएनए ट्रायल सिर्फ एक अदालत का मामला नहीं था, ये एक राष्ट्रीय जागरण था।
इसने ब्रिटिश हुकूमत की खोखली सत्ता को उजागर किया, भारतीय एकता की ताकत को साबित किया और नेताजी की आज़ादी की भावना को अमर कर दिया। जैसा नेताजी ने कहा था, एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों जिंदगियों में जीवित रहेगा। आईएनए ट्रायल ने उस विचार को जिंदा किया, हर उस भारतीय के दिल में जिसने महसूस किया कि आज़ादी का समय अब आ गया है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भारत आज़ादी की नींद से जाग उठा। लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। शताब्दियों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत एक नई स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्मा। यूनियन जैक को झुकाया गया, तिरंगा को अंबर में लहराया गया, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज के साथ यह खुशी, संघर्ष और बलिदान का दिन था, जिनका रूपांतरण इस क्षण में हुआ। लेकिन इस खुशी के बीच एक नाम सबसे ज्यों का त्यों गायब था, एक नाम जिसने कभी ब्रितानियों की नींद उड़ा दी थी, भारतीय सैनिकों में जोश भर दिया था और दक्षिण पूर्व एशिया की लड़कों को एक लौ दी थी। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ी की, निर्वासित सरकार बनाई और पूर्ण आज़ादी का सपना देखा था, उनका नाम आज़ादी की कहानी से गायब हो गया। धीरे धीरे उनका नाम उस राष्ट्रीय चर्चा से ओझा लग गया जहां नेहरू, गांधी, पटेल जैसे नेताओं के नाम थे। 15 अगस्त 1947 तक का रास्ता। भारत की आज़ादी की लड़ाई कई परतों वाली थी। गांधी की अहिंसा, नेहरू का समाजवाद और बोस की सशस्त्र विद्रोह। 1940 के दशक तक द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को नष्ट कर दिया था। आर्थिक दबाव, ग्लोबल दबाव और उपनिवेशों में विद्रोह ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आईएनए की सैन्य लहर, 1946 की रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, इन सब ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। लाल किले की अदालतों में आज़ाद हिंद अफसरों पर मुकदमों ने पूरे देश को जगा दिया। यह स्पष्ट संदेश गया कि अब हथियार से छीनना होगा, सिर्फ भाषण से नहीं। 3 जून 1947 में वाइसरॉय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इसका एक काला पक्ष भी था। देश विभाजित हुआ, पाकिस्तान बना और उसके साथ अश्रु और खून की नदियां आईं। नेताजी कहाँ थे? उस समय माना जा रहा था कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को ताइपे में विमान दुर्घटना में मर गए थे, आज़ादी से 2 साल पहले। लेकिन उनके मौत की कहानी अस्पष्ट थी। अफवाहें उड़ीं, बयान टकराए, सरकारें चुप रहीं। कुछ लोगों को यकीन था कि वो रूस या चीन में या भारत में सन्यासी बनकर जिए, लेकिन नई सरकार को उनकी जगह खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेता सरकारी तौर पर याद किए गए, लेकिन बोस का स्मरण बहुत धीमे तरीके से शुरू हुआ। स्मृति की राजनीति। क्यों बोस गया हुआ? पहला, वैचारिक भिन्नताएं। नेहरू लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और स्वतंत्र भारत चाहते थे। बोस सशक्त नेतृत्व, सशस्त्र संघर्ष और कठोर अनुशासन के नेता थे। उनके गठबंधन यानी नाज़ी जर्मनी और जापान ने कांग्रेस को असहज कर दिया था। ब्रिटिश का प्रभाव। आज़ादी के बाद तक ब्रिटिश अफसर शासन में बरकरार थे। बोस को मान्यता देने से पश्चिमी समर्थन खत्म हो सकता था। जनप्रियता का डर। बोस बंगाल और दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय थे। यदि वे वापस आते तो कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकते थे, इसलिए चुप्पी को नीति बना लिया गया। गोपनीयता और कागजी दीवार। स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी बोस से जुड़े कई दस्तावेज गोपनीय थे। 2015 तक दबाव के बाद धीरे धीरे कुछ फाइलिंग खोली गई, लेकिन अभी भी कई डिस्क्लोज नहीं हुई, विशेषकर रूस से जुड़ी बातें। उनकी छवि को गुमनाम रखकर उनके अस्तित्व को संदिग्ध रखा गया। आईएनए, भूलना फिर याद करना। आईएनए सैनिकों को ब्रिटिश राज में गद्दार समझा जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में उन्हें सैनिक सम्मान और पेंशन नहीं मिली। उनमें से कई गरीबी में मर गए, एक राष्ट्र की भूली हुई याद में। स्वीकार 10 से 20 साल बाद आया, स्मारकों और स्मरणीय कार्यक्रमों के रूप में। बहुत देर थी, लेकिन सम्मान आया। गांधी ने बोस को कैसे बताया? यह कम ही याद किया जाता है कि गांधी जी ने बोस की मौत पर यह कहा था कि सुभाष बोस उतना ही देशभक्त था जितना कोई और देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन उस वक्त की सरकार ने वो शब्द कार्रवाई में तब्दील नहीं किया। विरासत जिंदा है, लेकिन शांत। ऑफिशियली चुप रहने के बावजूद जनता में बोस की छवि अमिट थी। बंगाल में उनके नाम पर स्कूल, संग्रहालय, जन्मदिन 23 जनवरी पर कार्यक्रम, अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया जाना। धीरे धीरे संसद में भूतपूर्व हूबहू मूर्तियां आईं।
सड़क एयरपोर्ट उनके नाम पर सब धीरे धीरे। किंवदंती की पुनर्जागरण। पिछले वर्षों में बोस का चेहरा फिर नजर आने लगा। 2018 में लाल किले में बोस संग्रहालय की घोषणा, 2021 में इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति स्थापित। जय हिंद को अब भारतीय सेना का अभिवादन माना जाता है। ऑफलाइन फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज ने उन्हें फिर दिखाया। उनकी मृत्यु के रहस्य को लेखकों और पत्रकारों ने तलाशना शुरू किया। जनता ने बोस को फिर स्वीकार किया, सरकार नहीं, यादों ने। अंतिम विचार भले ही भूला गया लेकिन मिटा नहीं। भारत शायद बोस को भूल गया, लेकिन इतिहास नहीं भूलता। उनकी कहानी हार नहीं, बलिदान की है। उनकी रणनीति चाहे विवादास्पद हो, यह दिखाती है कि भारत लड़ने को तैयार था, सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं। उनकी सबसे बड़ी विजय सैन्य नहीं, यह मनोवैज्ञानिक थी। आईएनए ने दिल्ली नहीं, लेकिन हृदयों में घर कर लिया। सुभाष बोस ने एक मजबूत एकीकृत भारत की कल्पना की। वो इसे न देख पाए। पूरे समारोह में उनका नाम नहीं था। उन्हें कोई पद, कोई मंत्रिपद न मिला, पर उनके शब्द और साहस आज भी गणतंत्र की नींव में उतरे हुए हैं। किंवदंती, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने खून दिया, भारत को आज़ादी मिली, लेकिन जिसने उनकी आग को जलाया उसे भूला न गया। शायद अब समय है बोले कि वो आदमी कहाँ है।